कहानी शुरू होती है सोफी और मैल्कम नाम के कपल से, जो अपनी बेटी रैली के साथ सुकून भरी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, जब एक सुबह सोफी उठकर एक कड़वी सच्चाई का सामना करती है। मैल्कम को गुजरे हुए लगभग 8 महीने हो चुके थे और मैल्कम दरअसल एक कार एक्सीडेंट में मारा जा चुका था। मैल्कम अपने दोस्त जबीर के साथ रोड क्रॉस करते वक्त अपनी जान गंवाता है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उस दिन एक शराबी ड्राइवर ने अपनी कार से कंट्रोल खो दिया और मैल्कम को मार दिया। मैल्कम के मरने के बाद से घर की सारी जिम्मेदारियां सोफी के सर पर आ चुकी थी। रैली अपने पिता को खो देने के गम से उदास रहती। वो तो अपनी पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगा पाती। ये गम उसको धीरे धीरे खाया जा रहा था और उसका रवैया दिन ब दिन चिंता का विषय बन चुका था। एक दिन जब सोफी काम पर होती है तो उसको रैली के स्कूल से कॉल आता है। यह खबर हिला देने वाली थी। स्कूल ने फैसला किया है कि वो रैली को रेस्टिकेट करेंगे, क्योंकि रैली स्कूल रेगुलर नहीं जाती थी और वो पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर रही थी। सोफी से कहा जाता है कि वो तुरंत यहाँ पर आकर अपनी बेटी को ले जाए। अब सोफी को काम से छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए वो जबीर को कांटेक्ट करती है, जो मैल्कम का पुराना दोस्त था। वो उससे पूछती है कि क्या वो रैली को स्कूल से पिक कर सकता है। जबीर अपने प्रोजेक्ट और रिसर्च में बिजी होने के बावजूद रैली को स्कूल से पिक करने के लिए मान जाता है। उसी दिन शाम को सोफी अपना काम खत्म करके कोर्ट जाती है। उसे उम्मीद थी कि डार्बी, जिसने मैल्कम को कार से उड़ाया था, उसे सजा मिलेगी, लेकिन उसे वहां पर पता चलता है कि डार्बी को बेल मिल चुकी है। ये देख वो अपसेट हो जाती है और लॉयर से कहती है कि उसने शराब के नशे में मेरे पति को मार दिया और अब उसे बेल भी मिल चुकी है, क्या उसे इंसाफ मिलेगा भी या नहीं। मैल्कम के मरने के बाद से उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है, लेकिन लॉयर कोर्ट का फैसला बदल नहीं सकता था, इसलिए वो भी खामोश खड़ा रहता है। अपनी बेटी की जिंदगी में खुशियां वापस लाने के लिए वो रैली के लिए एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और उसके सारे दोस्तों को भी इनवाइट करती है। सोफी ये समझ रही थी कि बर्थडे पार्टी की वजह से रैली का मन थोड़ा हल्का होगा और वो लोगों में रहने से थोड़ा नॉर्मल फील करेगी, लेकिन इसके लिए रैली मना कर देती है। उसे ना ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना था और ना ही उसका मन किसी से बात करने का था। सोफी को लगता है जैसे उसकी जिंदगी बिखर सी गई हो। उसने पहले अपने पति को खो दिया, फिर उसकी फाइनेंशियल हालत खराब हो गई और अब उसकी बेटी भी दुखी दुखी और उदास रहने लगी थी। सोफी अपनी मुश्किलें जबीर के साथ शेयर करती है कि कैसे मैल्कम के मरने के बाद से उसकी जिंदगी पूरी तहस महस हो गई। जबीर आगे अपनी खुद की कहानी सोफी को बताने लगता है। वो कहता है कि उसका बचपन मिडिल ईस्ट में गुजरा, एक ऐसा समय जो दुख भरे वाक़ियत से भरा हुआ था। जब वो छोटा था तो एक जालिम डिक्टेटर ने उनके देश पर कब्जा जमा लिया। जो भी लोग उस डिक्टेटर के खिलाफ आवाज उठाते उन्हें मार दिया जाता। एक दिन जब वो स्कूल में था तो उसके पूरे परिवार वालों का मर्डर कर दिया गया और वो सिर्फ अकेला ही बच गया। उसके पास कोई चारा ना होने के कारण वो अमेरिका भाग आया। वो हमेशा इसी सोच में खोया रहता कि काश वो समय में पीछे जा पाता और अपने परिवार को बचा पाता। अब आगे जो बात जबीर बताता है वो सोफी को हिलाकर रख देती है। जबीर बताता है कि वो और मैल्कम एक टाइम मशीन पर काम कर रहे थे, एक ऐसा क्रांतिकारी प्रोजेक्ट जो टाइम ट्रेवल को हकीकत में लाने का इरादा रखता था। लेकिन मैल्कम के मरने के बाद से उनका ये प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। इसके बावजूद जबीर ने हार नहीं मानी और अपने दम पे उस टाइम मशीन को कंप्लीट किया। आगे जबीर सोफी को वो टाइम मशीन दिखाता है और उसके काम करने के तरीके को भी समझाता है। जबीर कहता है कि ये मशीन उन्हें 20-30 साल पास्ट में नहीं ले जा सकती, मगर हाँ, ये मशीन उन्हें 8-9 महीने पास्ट में ले जा सकती है। वो सजेस्ट करता है कि उन्हें इस मशीन की टेस्टिंग करने पास्ट में जाना चाहिए और मैल्कम को मरने से बचाना चाहिए। मगर सोफी को जबीर के बातों पर यकीन नहीं होता। पास्ट के इवेंट्स को चेंज करना ये उसे नामुमकिन लग रहा था। इस पर जबीर बताता है कि ये टाइम मशीन किसी को फिजिकली पास्ट में नहीं भेजती, वो पास्ट के टाइमलाइन से किसी को मिटा देती है। वो सजेस्ट करता है कि वो लोग डार्बी को टाइमलाइन से मिटा देंगे, जिससे मैल्कम का एक्सीडेंट नहीं होगा और वो बच जाएगा। मगर जबीर समझाता है कि मशीन के काम करने के लिए उन्हें मैल्कम की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, वो भी एक्सीडेंट के एक दिन पहले वाली लोकेशन। इसके लिए उन्हें मैल्कम की एक फोटो इस टाइम मशीन में डालनी होगी। अगर वो डार्बी को मिटा देंगे तो मैल्कम का कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। मगर सोफी इसके लिए रेडी नहीं थी। वो सोचती है कि किसी और की जान लेकर अपने पति को बचाना ये कैसे सही हो सकता है। दिल में उलझन लेकर वो जबीर के घर से निकल जाती है, ये कहते हुए कि उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। घर जाते समय सोफी को डार्बी दिखाई देता है, जो नशे में अपने परिवार के साथ झगड़ा कर रहा था। सोफी समझ जाती है कि एक्सीडेंट के बाद भी डार्बी बिल्कुल नहीं बदला। अगली सुबह वो वापस जबीर के पास जाती है और डार्बी को मारकर अपने पति को बचाने के लिए राजी हो जाती है।
प्लान को पूरा करने के लिए उन्हें डार्बी की एक फोटो और उसकी लोकेशन चाहिए थी। उन्हें डार्बी के कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर मिल जाते हैं। अब जबीर डार्बी के फोटो को मशीन में डालता है और उसे चालू कर देता है, मगर जैसे ही मशीन चालू होती है उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। जबीर ये देख थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये देख सोफी को बुरा लगता है और वो जबीर से कहती है कि उसे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। वो गुस्से से वहां से जाने लगती है कि तभी उसका फोन नीचे जमीन पर गिर जाता है। जब वो अपना फोन वापस उठाती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके फोन पर मैलकम का कॉल आ रहा था। सोफी को अब यकीन हो जाता है कि टाइम मशीन सच में काम कर गई। वो तुरंत उस पार्क की तरफ भागती है जहां मैलकम रैली के साथ अक्सर खेला करता था। 8 महीने बाद वापस अपने पति को जिंदा देख सोफी के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वही जबीर भी अपने मशीन के काम करने को लेकर बहुत ज्यादा खुश था। वो डिसाइड करता है कि वो टाइम मशीन को मॉडिफाई करेगा ताकि वो 30 साल पास्ट में जाकर अपने परिवार को बचा सके। लेकिन सोफी और जबीर जल्दी कुछ अजीब सा महसूस करते हैं, क्योंकि पास्ट को बदलने के चक्कर में उनकी पूरी रियलिटी बदल गई थी। इस नए टाइमलाइन में मैलकम कभी मरा ही नहीं था, और तो और सोफी और जबीर के अलावा किसी को भी पुराने टाइमलाइन की कोई मेमोरीज याद नहीं थी, क्योंकि जब टाइम मशीन एक्टिवेट हुई थी उस समय वो दोनों ही उस रूम में मौजूद थे, इसलिए उन्हें पुराने मेमोरीज याद थे। सोफी अब डिसाइड करती है कि वो मैलकम को टाइम मशीन के बारे में नहीं बताएगी, बल्कि उसके साथ टाइम बिताएगी और अपने परिवार पर ध्यान देगी। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि मैलकम वापस आ गया। लेकिन जब सोफी कुछ दिन बाद अपने ऑफिस से वापस गई तो उसने देखा कि इस नए टाइमलाइन में वो वहाँ पर काम नहीं करती। इससे उसे समझ आता है कि पास्ट में छोटी सी चीज बदलने से उसका प्रेजेंट भी बदल चुका है। वो वापस घर आकर मैलकम को बताने लगती है कि जबीर ने एक टाइम मशीन बनाई है और उन दोनों ने मिलकर उसे एक्सीडेंट में मरने से बचाया। टाइम मशीन के बारे में सुनते ही वो खुश हो जाता है और जबीर से मिलने का डिसाइड करता है। वो अब जबीर से मिलता है और उस टाइम मशीन के बारे में पूछने लगता है। जबीर यहाँ सुझाव देता है कि उन्हें टाइम मशीन का यूज करके बड़े बड़े हादसे और इवेंट्स को रोकने की कोशिश करना चाहिए, जैसे कि बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक, जिससे वो हजारों लोगों की जान बचा सकते हैं। लेकिन सोफी इस चीज के लिए राजी नहीं होती। वो कहती है कि उन्हें और पता नहीं कि टाइम मशीन ने पास्ट के इवेंट्स को कैसे बदला, क्योंकि मैलकम को बचाने की वजह से उसका प्रेजेंट भी थोड़ा चेंज हो गया। सोफी की थ्योरी ये थी कि जब कोई इंसान पास्ट में कुछ बदलता है, उसकी कॉन्शियसनेस शायद एक पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट हो जाती है, जहां इवेंट्स अलग तरीके से घटते हैं। ये सुन जबीर कहता है कि हो सकता है जब हमने मैलकम को बचाने डार्बी को मारा तो हमने अपनी रियलिटी नहीं बदली, शायद वो एक पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गए हैं जहां डार्बी की मौत होना तय था और इससे मैलकम का एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं। सोफी आगे कहने लगती है कि चाहे हम पास्ट में कितने भी लोगों को बचा ले, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बचे हुए लोग आगे चलकर फ्यूचर में कोई बुरे काम नहीं करेंगे। इंसानी रवैया तजुर्बे से परे होता है और वक्त के साथ छेड़छाड़ करना ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होगा। अब ये तीनों सोचने लगते हैं कि क्या ये टाइम मशीन सच में पास्ट को बदल रही है या उन्हें एक पैरेलल यूनिवर्स में भेज रही है जहाँ रियलिटी उनकी रियलिटी से काफी अलग है। उन्हें इस बात का डर भी लग रहा था कि उनके इवेंट्स को चेंज करने से कहीं कोई बड़ी मुसीबत उनके सर पर ना आ पड़े। घर जाते वक्त सोफी डार्बी के परिवार वालों के बारे में सोचती है। वो डार्बी के परिवार के बारे में ऑनलाइन पता करती है ताकि वो ये जान सके कि डार्बी के मरने के बाद उसके परिवार वालों का क्या हुआ, क्योंकि उसने और जबीर ने मिलकर ही डार्बी को मरवाया था। उसे आगे पता चलता है कि डार्बी की एक वाइफ और एक बेटी भी है जिनका नाम कायरा और मैगी था। डार्बी के मौत के बाद दोनों बहुत मुश्किल हालात में जी रहे थे। ये सब देख सोफी को खुद पर घिन महसूस होने लगती है। अगले दिन सोफी डिसाइड करती है कि वो डार्बी के घर पर जाएगी। उसे कायरा के पड़ोसियों से पता चलता है कि कायरा ने पैसों की तंगी की वजह से अपना घर बेच दिया है और वो कहीं और रह रही है। उसे ढूंढने के लिए सोफी कायरा का नया एड्रेस पता करती है और उसे पता चलता है कि कायरा अपना गुजारा करने के लिए एक रेस्टोरेंट में काम कर रही है। कायरा को चुपचाप अपना काम करता हुआ देख उसे दिल ही दिल में बहुत बुरा लगता है। मदद करने के इरादे से वो कायरा के पास जाती है और बताती है कि वो डार्बी की दोस्त हुआ करती थी। कायरा बताने लगती है कि डार्बी के मौत के बाद उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा बदतर हो गई। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और काफी मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं। और तो और मैगी को कैंसर हो चुका है जिसके इलाज के लिए उसके पास पैसे भी नहीं है। ये सुनकर सोफी को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो कायरा और मैगी को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है ताकि वो उनके बारे में और जान सके। उस शाम जब कायरा और मैगी सोफी के घर पर आते हैं
तो जबीर उन्हें वहां पर देखकर शॉक हो जाता है। जबीर सोफी से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, हमने टाइम मशीन का यूज करके डार्बी को टाइमलाइन से हटा दिया और तुमने उसके परिवार वालों को घर पर इनवाइट किया, इससे उनकी परेशानियां और भी बढ़ सकती है। लेकिन सोफी अपने बात पर अड़े रहती है और कहती है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बिना पति के बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है, मैं उन्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। कायरा के लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। यह सुनकर जबीर खामोश हो जाता है और जवाब में कुछ नहीं कहता। आगे सब लोग डिनर करने बैठ जाते हैं और कायरा अब खुलकर अपने परेशानियों के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि डार्बी के मौत के बाद एक आदमी ने धोखे से उनकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली, जिससे वो बिल्कुल खाली हाथ रह गई। इससे भी बड़ी मुसीबत उसके लिए ये थी कि मैगी को कैंसर हो चुका था और उसके इलाज के लिए कायरा के पास पैसे भी नहीं है। ये सुनकर सोफी का दिल टूट जाता है। इसी बीच रैली और मैगी अच्छे दोस्त बन चुके थे और वो दोनों साथ मिलकर खेलने लगते हैं। जब कायरा और मैगी वहां से चले जाते हैं तो जबीर सोफी से कहने लगता है कि उन्हें कायरा की मदद करनी चाहिए। अगले दिन जबीर, सोफी और मैल्कम टाइम मशीन के पास इकट्ठा होते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें कायरा को धोखा देने वाले को रोकना चाहिए या उसे मार देना चाहिए ताकि कायरा के पास अपना घर हो। बदले में सोफी कहती है कि हम लोग हर मुसीबत का हल लोगों को मारकर नहीं निकाल सकते। हर बार जब हम पास्ट को बदलते हैं तो रियलिटी धुंधली हो जाती है, हमें पता भी नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। बदले में जबीर कहता है कि टाइमलाइन में बदलाव होते रहेंगे। वो आगे कहता है कि उसने टाइम मशीन को अपग्रेड किया है ताकि वो 30 साल पास्ट में जाकर अपने परिवार वालों को बचा सके। वो सलाह देता है कि उन्हें कायरा के लिए कुछ तो करना चाहिए। अगले कुछ दिन सोफी लगातार कायरा से मिलती रहती है और वही रैली और मैगी भी अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन एक दिन मैगी अचानक खेलते खेलते बेहोश हो जाती है। ये देख सोफी और कायरा उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि मैगी की तबीयत बिगड़ रही है। कैंसर ने उसे बहुत कमजोर कर दिया था और तो और ना तो कायरा के पास इलाज के पैसे थे और ना ही सोफी के पास। कायरा को मजबूर और हेल्पलेस देखकर वो जबीर से मदद मांगती है ताकि वो टाइम मशीन का यूज करके कायरा को धोखा देने वाले आदमी को उनके टाइमलाइन से हटा सके। इससे कायरा के पास घर होगा जिसे बेचकर वो मैगी का इलाज कर सकती है। अब सोफी, जबीर और मैल्कम को पता था कि टाइम मशीन को फिर से यूज करने से उनकी रियलिटी फिर से बदल सकती है, मगर वो सच में चाहते थे कि वो कायरा की मदद करे। वो उस आदमी को उनके टाइमलाइन से एलिमिनेट कर देते हैं और कायरा को देखने उसके रेस्टोरेंट पर चले जाते हैं। उन्हें वहां पता चलता है कि इस नए टाइमलाइन में कायरा उस रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम नहीं करती, बल्कि वो इस टाइमलाइन में उस रेस्टोरेंट की मालिक है। और तो और मैगी भी बिल्कुल सही सलामत और तंदुरुस्त थी, क्योंकि कायरा ने मैगी का इलाज कैंसर के शुरुआती स्टेज में ही कर दिया, जिसकी वजह से वो अब बिल्कुल हेल्दी थी। लेकिन इस रियलिटी में कायरा ना तो सोफी को पहचानती और ना ही मैल्कम और जबीर को। फिर भी ये तीनों इस बात से खुश थे कि उन्होंने मैगी को बचा लिया। रेस्टोरेंट में लंच करने के बाद वो वहाँ से रैली को स्कूल से पिक करने जाते हैं। बहुत दिनों बाद सोफी और मैल्कम को लगा कि उनकी जिंदगी बेहतर हो चुकी है। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचकर रैली के बारे में पूछते हैं तो टीचर कहने लगती है कि यहाँ पर इस नाम की कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ती। ये सुन सोफी और मैल्कम समझ जाते हैं कि उन्होंने पास्ट को बदलने जाकर रैली को ही अपनी जिंदगी से मिटा दिया। जवाब ढूंढते हुए वो दोनों एक ड्रामा क्लास पर जाते हैं, जहाँ रैली नाम का एक लड़का सोफी को माँ कहकर बुलाने लगता है। इससे सोफी शोर हो जाती है कि जो भी शख्स टाइम मशीन का यूज करके पास्ट में किसी को मारता है वो इससे अपने रियलिटी को ठीक नहीं करता, बल्कि एक पैरेलल यूनिवर्स में चला जाता है। मतलब इस नए यूनिवर्स में भले ही मैल्कम यहाँ पर जिंदा हो, मगर असली यूनिवर्स में वो मरा हुआ है। मैल्कम और सोफी अपने गिल्ड से थक हार कर सब कुछ भूलने का फैसला करते हैं और इसी रियलिटी में रहने का डिसाइड करते हैं। वही जबीर 30 साल पास्ट में जाकर अपने परिवार को बचाने की सोचता है। ऐसा करने से वो एक ऐसा यूनिवर्स क्रिएट करता है जहाँ वो कभी मैल्कम और सोफी से मिला ही नहीं और ना ही उसने कभी टाइम मशीन बनाई। मैल्कम और सोफी भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ अपोरिया मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा, मगर वीडियो एंड करने से पहले हम पिछले वीडियो पर कमेंट करने वालों के नाम देखते हैं। पहला है अब्दुल वहाब, सेकंड है नीनू लाखो और थर्ड है रमनदीप ढिल्लन, फोर्थ है WSBBWWW, फिफ्थ है फैट शुभम और सिक्स्थ है आवेश शेख, सेवेंथ है WS ब्रोकन 333 और एट्थ है जूनियर मसल, नाइन्थ है वायरल वॉल्ट रैम्बो और 10th है रफीक मोहम्मद। इन्हीं नामों के साथ ये वीडियो भी यही खत्म होता है।
मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।